सर फोन कट गया था कारणवश। कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो सिर्फ जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लोग जब तक जागरूक होकर हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट में कोई बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अधिवक्ता की कलम पर पहरा है। अधिवक्ता को ताकत मिलती है क्लाइंट से। अधिवक्ता कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो कोर्ट में कुछ नहीं कह सकता जब तक कि कोई उसके साथ क्लाइंट न खड़ा हो। जी जी जी। अधिवक्ता को अपनी कलम चलाने का अधिकार तभी मिला है जब कोई क्लाइंट हो, वरना कितना भी विद्वान अधिवक्ता हो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता जज से। बिल्कुल अनपढ़ गवार क्लाइंट हो, जिसे ABCD न पता हो, सिर्फ उसका नाम चलना हो, वो अपना राजी हो जाए कि ठीक है साहब हम अपना नाम चलाएंगे। अधिवक्ता वो पूरी बहस कर लेगा, पूरा केस लड़ लेगा, लेकिन अगर कोई साथ में खड़ा होने वाला नहीं होगा ना, तो अधिवक्ता कुछ नहीं कर सकता। हम अगर यहाँ पर दिल्ली में पकड़ते हैं, अरे मित्रा जी तुम्हारे साथ अगर हम खड़े हो जाएंगे तो हमारी तो नौकरी ले लेगा लाला, हम तो अगले दिन निकाल दिए जाएंगे। तो कोई सरकारी आदमी से कहो अरे साहब हमारी तो नौकरी चली जाएगी, हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, बच्चों के बड़े बड़े खर्चे हैं, तो ना सरकारी वाला तैयार ना प्राइवेट वाला तैयार। मैं तो फिर दिल्ली में कोई खिचड़ किसान तो है ही नहीं। सही है। या तो किसी लाला के अंडर में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो हमें तो यहाँ क्लाइंट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनकी फाइलों को मेंटेन करना, 4 एडवोकेट अपने साथ में और लगाना, तो ये सब सारा खर्चा पानी का भी हो जाता है। किसान आदमी खर्चा पानी नहीं दे सकता। तो हम तो इतनी बुरी तरह से फंसे हैं कि लड़े या भाग जाए। सही। तो हमारा तो ये है कि भैया न लड़ो न भाग जाओ, कम से कम जागरूक ही करो। कम से कम इतना बताओ कि भैया तुम्हारा अधिकार यहाँ बनता है, संगठित हो जाओ तो आगे काम करें। अब जैसे माननीय काशीराम ने जब अपना अभियान शुरू किया था, तो उनके साथ में एक अभियान उन्होंने कहा था, जहाँ मिलने जाना अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम उसमें 1 रुपया लेके आना, क्योंकि जो 1 रुपया लेकर आएगा, ये जो 1 रुपया देगा वो 1 वोट भी देगा। तो उन्होंने 1 रुपया करके जोड़ा था। और बाद में मायावती ने क्या किया, ये नहीं तुम मोटी रकम लेकर आओ और हमसे टिकट लेकर जाओ। अब वो लाला जो है दूसरे लाला से जो उधार ले लेता है और तुरंत टिकट ले लेता है, वोटर से सीधे जुड़े नहीं होता, इसलिए BSP डूब रही है। नहीं, वो 1 रुपया जो इकट्ठा करते थे चंदा, जो चंदा देता था BSP को 1 रुपए का, वो वोट भी देता था, इसलिए हमारा वोट अधिक था। तो इन सब रणनीति को जो है समझना पड़ेगा, GSP से क्या चूक हो रही है, और GSP से हम तब तक कोई उम्मीद नहीं कर सकते जब तक मायावती कुर्सी पर है, क्योंकि मायावती ने सारे अपने प्यादे वो बैठाने रखे हैं जो चारों तरफ भ्रष्टाचार में शामिल है। प्रमुख पदों पर हर जिले में अध्यक्ष भाई हैं जो मायावती के साथ भ्रष्टाचार में थे, और वो इस बात की निगरानी करते हैं कि मायावती पर आंच नहीं आने चाहिए। अब मायावती पर आंच आई तो हम पर भी आंच आएगी, इसलिए वो जनहित का कोई काम करने ही नहीं देते। यहाँ लोग जो जनहित का काम करना चाहते हैं BSP के हैं, तुरंत उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जो है पार्टी से निकाल दिया जाता है। अल्टीमेटली जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं युवा, जो अपने जाति का संरक्षण नहीं कर पा रहे, वो सब जो है चंद्रशेखर वाली पार्टी में भाग रहे हैं, क्योंकि और किसी पार्टी में अपने समाज का आदमी है नहीं करने की। जी सुनिए, चंद्रशेखर को लोग बताते हैं वो भाजपा का कैंडिडेट है, ये है वो है, वो क्या है बताओ आप। भैया ये तो राजनीति की भाषा है, राजनीति की भाषा है। फिर हम लोग तो इसी भाषा से लोग पर मतलब समझ लीजिए क्या कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए। देखो भाई, इसमें करना ये है, पहले तो देखो जो आदमी के लिए हम काम करने जा रहे हैं वो किस जाति का है, ठीक। फिर उसका बैकग्राउंड देखो, उसके माता पिता कौन है, माता पिता कैसे रहे,
ऐसा तो नहीं जी कि वो बिहार की तरह वो क्या नाम है हमारा जो पासवान का लड़का है, जी है चिराग ना, पासवान। चिराग पासवान, वो जी मिक्सर तो नहीं है। हाँ चिराग पासवान तो पंडितानी की संतान है, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे। तो ऐसा मिक्सर तो नहीं है कि वो अच्छा साला दिखाए अपने आप को दलित और हो जाए पंडितानी की संतान। हाँ तो पहले तो उसका रक्त सम्मिश्रण चेक करो कि रक्त सम्मिश्रण वाला तो नहीं पक्का है, खेत है हमारा कि नहीं है। फिर उसकी गतिविधियां चेक करो। जी अब ये कर रहे हैं। ये आदमी जो गया है वो संसद में आपकी बात रख रहा है कि नहीं रख रहा है, जी या आप उसको कोई चिट्ठी पत्री भेजते हो उसका जवाब आता है कि नहीं आता है। ठीक है। इसके साथ में जो लगे हुए व्यक्ति हैं वो कौन से व्यक्ति हैं, जी ठीक है। क्योंकि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे के खोट निकालेंगे, हाँ, ये भी तो बात है। ठीक है। दूसरा जो है या देखिए मुख्य आरोप जो है या तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, और जी आजकल एक आरोप है आरएसएस या बीजेपी का बता दो। ती- हाँ तीसरा जो है विस्कन्या भेज दो। जी तो जैसे जैसे जस्टिस गोगोई जो है बड़े अच्छे फैसले कर रहे थे। जस्टिस गोगोई जी पर जो चीफ जस्टिस जो हुए उनको ये पास भेज दी एक विस्कन्या। उस लड़की ने आरोप लगा दिया कि नहीं इन्होंने तो मेरे साथ छेड़छाड़ की है। अब जस्टिस गवाई अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपने केस में खुद ही जज बन गए। अब जो खुद ही जज बन गए तो इनके खिलाफ जो है वो महाभियोग आ सकता था संसद में, क्योंकि गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बनेगा। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस ने इसका पालन नहीं किया, इनके खिलाफ महाभियोग चल सकता था। लेकिन जी इन्होंने वहां तो अपने आप को बचा लिया। उसका परिणाम ये हुआ इन्होंने राम मंदिर का फैसला उल्टा पुल्टा दे दिया, हाँ हाँ हाँ, लाख करोड़ों जनता का नुकसान कर दिया। सही। और उसके बाद तो क्योंकि उसी बेल्ट में शामिल थे क्या नाम है वो हमारे डीवाई चंद्रचूड़, जो जी जो जो पूरा ड्राफ्ट इन्होंने लिखा था। क्या कहते हैं राम मंदिर का फैसला लिखने वाले लिपिक यही थे, चंद्रचूड़। जी तो लिखने में तो बड़े कुशल हैं, बोलने में भी बड़े कुशल हैं। आज से इनकी बड़ी गड़बड़ है। एक दिन जाके जो है वो क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री इनके घर पहुंच गए और गणेश पूजा करके जो है इनको अच्छे से हड़का लिया। हाँ हाँ हाँ, जनतागिरी करने लगे। सही। तो बहुत कुछ राजनीति में उलट पुलट हो रहा है। तो दरअसल बात है खुद अपना विवेक का इस्तेमाल करो। अपने समाज के जो निकटवर्ती लोग हैं जिसके बारे में जांच करना चाहते हो उनसे पूछो। हम कुछ चीजों को देखे, जैसे मान लीजिए अरे सीधे चले जाओ सहारनपुर चंद्रशेखर के घर, उसकी अम्मा से मिलाओ और पूछो कि तुम्हारा लड़का का। हम तो गए थे ना अभी, अच्छा हम तो चंद्रशेखर के घर पहुंच गए अच्छा और हमने बताया भाई मिलना है। तो फिर वो हम लोग गाड़ी से गए थे, 4 लोग थे। फिर उसकी मम्मी मिली, बाकायदा उन्होंने ठंडा अंडा जो मंगा के हम लोगों को पिलवाया। जी चंद्रशेखर घर पे नहीं मिला। हाँ फिर जो है चंद्रशेखर के साथ एक और लड़का था जिनको जी यहाँ तुगलकाबाद रविदास मंदिर में के जो आंदोलन में जिन पर लाठीचार्ज हुआ था ना जी दिल्ली में, जो तुगलकाबाद रविदास मंदिर वाला जो मामला था, तो हम तो उन हाँ लड़कों को खोज रहे थे। फिर जिसमें चंद्रशेखर को भी लाठी पड़ी थी और 2 लड़कों को लाठी पड़ी थी। अच्छा तो जिन और 2 लड़कों को लाठी पड़ी थी वो भी वहीं सहारनपुर के थे। तो फिर हम उनसे भी मिलने गए, तो उनके घर भी पहुंचे, उनसे भी पूछा, क्योंकि हमें चंद्रशेखर से मिलना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था जिन लड़कों ने यहाँ रहा जो रविदास मंदिर में अपना योगदान दिया, लाठियां खाई हैं, उनसे भेंट करना था। हाँ हाँ तो और हमने उसमें जो क्या कहते हैं 80 करीब 96 लड़के थे, 96 लड़कों सबसे मिलना था। तो हम सबसे मिले हैं। उसी नीति के तहत जो चंद्रशेखर से भी मिलने पहुंच गए थे। अच्छा, हाँ, मुलाकात हुई थी। चंद्रशेखर से मुलाकात नहीं हो पाई थी वहाँ। उसकी मम्मी से अच्छा मुलाकात हुई थी। पापा तो अच्छा कर गए हैं, वो टीचर थे वहाँ पर एक जी जी इंटर कॉलेज में। जी
पढ़े लिखे परिवार से, मतलब जिसके टीचर जिसके पिताजी इंटर कॉलेज के टीचर रहे हो, तो लड़का तो अच्छा हो ही सकता है। हाँ, हो सकता है। तो बाकी फिर उसके बुआ, जो दूसरा लड़का था वो उनका बुआ का लड़का था, तो फिर हम उसके बुआ के लड़के के घर भी गए थे, तो उनका भी परिवार देखा था। तो इस हिसाब से हम उन लोगों के परिवार से निकट से जुड़े और हमने उनको देखा है, तो अपने जैसे चमार लोग हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वो आप जैसे, मैं भी तो पतंजलि योगपीठ में रहा हूँ। अच्छा। हम भी तो जो है 3 साल बाबा रामदेव के साथ वो कांग्रेस हटाओ अभियान में सम्मिलित रहे, तो हमको भी लोग बीजेपी वाला कह सकते हैं, है ना। और फिर पतंजलि कहते हैं हम विपासना में चले गए, और विपासना से चले गए हटे आप सुप्रीम कोर्ट में चलना है, और अपने समाज के जाफरू करने लगाने वाले तो आरोप हमें भी लगा सकते हैं कि भैया बाबा रामदेव के साथ रहे तो आरएसएस का आदमी है। और यहाँ पर जो है, जो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर भी संत रविदास, शिरोमणि रविदास में 2 गुट बने, एक हरि गुट है, एक सोहम गुट है। तो जिस दिन मैं हरि गुट के साथ बैठ जाता हूँ, उस दिन सोहम वाले कहते हैं आरएसएस का आदमी है, और जिस दिन सोहम हरि गुट के साथ बैठ जाता हूँ, उस दिन सोहम वाले कहते हैं कि ये वो उनका बीजेपी का आदमी है। तो हमारे लगते हैं जी। तो हमारे कहने का मतलब ये था, हाँ, कि हम फेसबुक देखते रहते हैं, कभी कभार टाइम मिलता है देखते हैं, टाइम तो है या नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ही लोग, तो उनको क्या कहते हैं, हमारे लोग मतलब मान लो कट्टर चमार, चंद्रशेखर, चंदू 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 माँ दुनिया के इधर उधर बहुत गलत कहते हैं। नहीं, चंदू उसका निकनेम है, चंदू उसका वो उपनाम है, उपनाम है, लेकिन उपनाम का मतलब उसमें उपनाम के हिसाब से वो नहीं कहते हैं, वो उसको एक अपनी अभद्र भाषा के हिसाब से उसको चंदू चंदू करते हैं ना। अब वो अलग बात है, लोग तो घंटा भी कहते हैं ना। ये साहब हमारे कहने का मतलब हम आपको बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी को बहुत ऊट पटांग गाली गलौज पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, लेकिन हम इन बातों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं रखते हैं। अगर आपका मन बसपास नहीं है तो आप बिल्कुल उसका विरोध कीजिए, लेकिन किसी को जो प्रतिष्ठित व्यक्ति को गाली गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग करना गलत है। देखिए, उसमें होता ये है, जब जो भक्त लोग जो है ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ करने लगते हैं और सामने वाले को इरिटेट करते हैं, तो जब सामने वाले को इरिटेट करते हैं तो फिर जो है अपशब्दों की भाषा सामने आ जाती है। अब जैसे 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की अंधी नहीं है जिसने मायावती को लात मारी भाई। अगर 25 करोड़ जनता ने 3 इलेक्शन हो गया, मायावती की तरफ पलट के नहीं देखा, तो मायावती ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो अभी तक उस 25 करोड़ जनता का दर्द नहीं किया। सही भाई, हम तो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि वो हमारी बात सुनेगा। मायावती ने तो सत्ता में बैठते ही सबसे पहले जनता दरबार बंद कर दिया। हम जनता दरबार बंद कर दिया तो भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत, भ्रष्ट नेताओं की शिकायत, भ्रष्ट मंत्रियों की शिकायत कैसे मायावती तक पहुंचेगी? सही। तो इन्होंने तो पूरा कट कर दिया, ये तो सीधे महारानी हो गए। आम जनता को पूछना ठीक है। अब उसमें भी लोग आए कि मायावती ने बहुत किया, मायावती ने काशीराम कॉलोनी बनाई, अम्बेडकर संस्थान बनाए, दुनिया भर का कहें तो आजकल जो हमें कुंडा क्षेत्र में जितने काशीराम कॉलोनियां हैं उसमें सवर्ण रहते हैं और वो दलितों के नाम पर चिन्हित है। इसी तरह से कहते हैं मायावती ने बहुत नौकरियां दिया, बैकलॉग में स्वीपर भरे और स्वीपर की नौकरी में वेतन आज पंडित उठा रहे और झाड़ू जो है वो आज भी स्वीपर मार रहा है ठेके पर। सही। नौकरी का सरकारी वेतन उठा रहे हैं पंडित और उसके नाम पर झाड़ू मार रहा है स्वीपर भाई 1500 रुपए लेके। ये सब हो रहा है, बिल्कुल सही है आपकी, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसके लिए कह रहे हैं कि जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ये नहीं करना चाहिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अभद्र भाषा का प्रयोग इसलिए होता है
जब वो मायावती के साथ जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे, मायावती को जब बाहर चढ़ा के कहने की कोशिश करते हैं ना, और वो कहते हैं मैं बहन जी कह रहा हूँ तो तुम भी बहन जी कहो, तब मामला खटकता है। तो तेरी बहन जो है सबकी बहन थोड़ी ना हो जाएगी। सही है। लोग अपनी बहन को बहन नहीं मानते, ये तो पॉलिटिकल बहन है। सही सही। अपनी बहन को भी गरिया देते हैं। हाँ तो ये तो पॉलिटिकल बहन है। और ये तो माननीय काशीराम जी के द्वारा थोपी गई हमारे ऊपर है। बीएसपी को खड़ा करने में लाखों का कार्यकर्ताओं और करोड़ों जो है मतलब वोटर्स का जो है योगदान रहा। बिल्कुल रहा भाई। और तुम जो है एक मायावती को महारानी बना रहे हो और उनकी पूजा करो, तो ये तो गलत है ना। दूसरे की भी तो सुनो, गलत को गलत तो कहो। चलो भाई, कोई कहता है कि मायावती ने ये गलत किया तो तुम फट दूसरा तर्क ले आते हो, उसको नहीं, उसका जवाब नहीं देते हो, दूसरा तर्क ले आते हो, ऐसा तर्क ले आते हो जिसका अगले के पास डाटा ही ना हो। वो डाटा वास्तविक है कि काल्पनिक है कोई न जाने। यही तो होता ही है। जब ऐसे जो भक्त लोग जब ऐसे तर्क देते हैं तब आप शब्द निकलते हैं। जब तुम भक्त हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं पहले उसको क्लियर करो, नई गाइडलाइन मत खींचो। तो इस वजह से ये चीजें अपशब्दों तक इसलिए पहुंचती हैं। मायावती के खिलाफ आज दलित बोलना शुरू कर दिया, वो इस कारण से बोलना शुरू कर दिया, ये भ्रष्टाचारी भक्त लोग जो है, भ्रष्टाचारी भक्त लोग इतनी ज्यादा भक्ति पर तुले, चूंकि उन्होंने भ्रष्टाचार से कमाया। अरे मैं दूर क्यों जाऊँ, अरे सुनो, मायावती के शासन काल में हमारे अपने चाचा ने बहुत कमाया जो बीएसपी से जुड़े रहे। अभी जांच हो जाए तो बता नहीं पाएंगे पैसा कहाँ से आया। तो ऐसे बाबू खां के चक्कर में वो उन्होंने जो विरोध जरूर कर दिया मायावती का, लेकिन भ्रष्टाचार से कमाया तो है। भ्रष्टाचार तो समय हर पार्टी में होता रहेगा। नहीं तो ऐसे जिनकी कहीं से कोई वो चीजें फंसी है वो तो मायावती की भक्ति करेंगे, लेकिन जिसकी बेटी का रेप हुआ और इसकी एफआईआर दर्ज नहीं है, जिसकी बेटी का किडनैप हुआ और एफआईआर दर्ज नहीं, वो तो गाली दे रही थी, उसके सामने तुम भक्ति करोगे। है ललिता कुमारी जो अपहरण हुआ, आज तक उस लड़की का पता नहीं है, और सारी जो पुलिस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जो है गाइडलाइन बनानी पड़ी, एक नियम बनाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तो वो लोग तो गाली देंगे। तुम क्या ललिता कुमारी ऐसी हजार ललिता कुमारी जिनकी रिपोर्ट ना ली जाए, आज भी नहीं नहीं, ललिता कुमारी के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर फिर भी एफआईआर नहीं दिखाई जा रही आप हमको दीजिए, हम तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा देंगे। आप हमारे संज्ञान में लाए तो बात ठीक है आपकी, हमारी संज्ञान में नहीं लाओगे और चाहोगे मित्रा जी वहीं बैठ के सपना देख लें, तो हम भैया सपना तो देख नहीं सकते। बात सही है। अरे भाई, अब जो तुम बैठके करते हो वो माता रानी के नाम पे करते हो, अम्बेडकर के नाम पे करते हो, काशीराम के नाम पर करते हो, ठीक है। कभी तुमने बैठके समाज के नाम पे की, समाज के दुख दर्द के नाम पे कभी बैठके करते हो? आज हम समाज के 4 लोग या 20 लोग बैठेंगे और समाज की तकलीफें जानेंगे, किसको क्या तकलीफ हो रही। हम अपने युवाओं की तकलीफ जानेंगे कि उनको रोजगार में मालिक कैसे सता रहा है, इसके लिए कभी बैठके करते हो? अम्बेडकर जयंती पर कितनी चर्चाएं करते हो कि हम अपने युवाओं की समस्या, युवाओं को जो बाबा साहब कानून बना के 8 घंटे की ड्यूटी का, इसमें बीजेपी सरकार ने 12 घंटे का कानून बना दिया। आज तक कहीं बैठके होती है सामाजिक रूप से कि अपने युवाओं को 12 घंटे से कैसे बाहर निकालें? बात ठीक है, उसके लिए तो कहीं बैठके नहीं करते हो। लड़कों के पास, तुम्हारे पास समय नहीं है लड़कों के लिए कि उनके दुख दर्द को समझो और फिर वो सोचते हो कि तुम्हारी जो है सेवा करे।
तुम्हारे पास जो है घर में बैठ के बीड़ी फूकते रहते हो, बैठ के सभाएं नहीं कर सकते हो, किसी मंत्री के यहाँ संतरी के यहाँ जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो कि हमारे लड़के जो हमको सेवा का समय नहीं दे रहे, इनकी ड्यूटी 8 घंटे करो ताकि 4 घंटे हमारी सेवा करें। बात सही। जितने बुढ़े हैं वो जाके इकट्ठे हो जाए किसी मंत्री संतरी या सीएम के यहाँ जाके कि साहब तुमने 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी कर दी, हमारे लड़के टाइम से घर जाते नहीं, हमारी सेवा कब करेंगे? वहीं धरना प्रदर्शन करते बैठे रहो, साला 12 घंटे की 8 घंटे अपने आप हो जाएगी। लेकिन नहीं, घर में बैठ के बीड़ी फूकेंगे और बहू को थकेंगे। लेकिन वो आज समय में ऐसा चल रहा है कि लोग खुद 12 घंटे की ड्यूटी 14 घंटे की ड्यूटी करना पसंद करते हैं ना। लोग पैसे ज्यादा चाहिए, काम से मतलब नहीं है। अरे भैया, अगर वो 14 घंटे की ड्यूटी न करे तो अपनी बीवी और बच्चे को खिला न पाए तो है। हाँ, महंगाई जिस कदर बढ़ती जा रही, महंगाई के खिलाफ कभी बुढ़े जाके, अरे भैया ये घर में बैठ के बहुओं को जो टक रहे हैं, वो जाके किसी सीएम पीएम के यहाँ जाके बैठ जाए धरना प्रदर्शन पे, साला कुछ ना कुछ तो खिलाएगा, नहीं खिलाएगा तो समाज के लोग तो रोटी देंगे। अरे समाज के तुम जो है 60 साल तुमने प्राप्त कर लिए, तुम्हारे युवाओं को मिल क्या रहा? कुछ नहीं हो पाएगा सर। ये जो घर में जो है क्या कहते हैं खटिया तोड़ रहे हैं बैठे हुए, इनको चाहिए धरना प्रदर्शन करें, तब तो इनके बच्चे जो है इनकी सेवा करेंगे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ करेंगे, तब इन पर फूल माला चढ़ाएंगे। अब सरकार अभी ये बताओ, ये बताइए सर, क्या कहते हैं, अगर ये हमारे समाज के जितने बुजुर्ग लोग हैं, एक सिर्फ बुजुर्ग हैं कि हमारे बच्चों की ड्यूटी आप जो आपने कोरोना काल में 8 घंटे से 12 घंटे की, इसको वापस 8 घंटे या 6 घंटे करो, क्योंकि हमारे बच्चे हमको समय नहीं देते। ये जाके अगर किसी सीएम पीएम के यहाँ जाके बैठ जाए धरने प्रदर्शन पे, और मान लो लाठी चार्ज में कोई बुढ़ा मर ही जाता है, तो क्या उस बुढ़े की प्रतिमा जो है गांव में नहीं लगेगी? उस पर लोग फूल माला नहीं चढ़ाएंगे? युवा लोग कि जो हमारे लिए हमारे बाप हमारे संघर्ष कर रहे थे, वो समय नहीं रहा है। समय तो रहा है। देखिए अपने दिल को, अपने युवाओं के लिए अगर कुछ करके जाओगे तब तो तुम्हारी फोटो लगाएंगे, नहीं तुम्हें तो जलाया, तुम्हारी फोटो भी जला देंगे। खतौनी में से नाम तो हटवा ही देते हैं जी कि मर गए हैं, अब हमारा नाम चढ़ाओ, घर से फोटो भी हटवा देंगे। तो समय रहते जो है अपने युवाओं के लिए अगर कुछ अच्छा कर जाओगे, जो लोग समाज के लिए कुछ अच्छा कर गए उनकी फोटोआं लगती हैं। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोए, उनका ध्यान नहीं दिया और समाज के लिए काम किया, तो इसलिए जगह जगह उनकी फोटो लगती है। काशीराम के इसलिए लोग बात मानते हैं, पूछते हैं कि काशीराम ने जो है जीवन भर एक क्लास 1 अधिकारी थे, चाहते थे वो भी अन्य अधिकारियों की तरह शादी करके मौज मस्ती करते, लेकिन न करके उन्होंने समाज के लिए काम किया, इसलिए लोग उनको पूछते हैं, उनकी बात रखते हैं, उनको उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से अगर हमारे ये जो गांव में हो या शहर में हो तो सिर्फ खटिया तोड़ रहे हैं, इनको इकट्ठा करो, इनको चाय नाश्ता दो, इनकी बैठकें कराओ और कुछ युवाओं के लिए करो, है ना? और तुम जहाँ भी धरना प्रदर्शन करोगे तुम्हारा राशन पानी हम जो है भिजवाते रहेंगे, बैठे रहो वहाँ धरना प्रदर्शन में। सीधी सी मांग है कि हमारे लड़कों के जो 12 घंटे की तुमने ड्यूटी कर रखी है, इसको 8 घंटे करो, बच्चे हमारी सेवा नहीं कर पाते, तुम मेरी सेवा करो, हम तो यही धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार शर्मसार हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर करेगा कि एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ के बुजुर्ग जाग गए और अपने युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विदेशों में तो युवा जो रोडों पर निकल कर संघर्ष करते हैं। आपने वीडियो में बोला है आपने? अरे भाई मैंने आपको बोल दिया और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी बात को, ये समझ लो आप इसको जहाँ चाहे लोगों को सुनाए। अच्छा, हमारी तरफ से खुली छूट है, ठीक है ना? अगर हमारे
भाई जहाँ पर ये मान लो हमारे गांव में 50 या 20 बुजुर्ग हैं, 50 आप दूसरे गांव के इकट्ठे कर लो 100 हो गए। जितने गांव के लोग हैं इनका राशन पानी जो है एक आदमी जाएगा गाड़ी लेकर और इनको दे आएगा 2 टाइम सुबह शाम, जहाँ बैठा लो इनको सीएम पीएम के यहाँ। अब मांग यही है कि हमारे गाँव की ड्यूटी जो 8 घंटे की जाए, वेतन इतना किया जाए, क्या सबका समान वेतन करो। हम तो जो संघर्ष कर रहे हैं आर्थिक समानता का, वो संघर्ष है कि सबका मूल वेतन समान करो। अगर कोई योग्य है तो उसको योग्यता भत्ता अलग से दो। मूल वेतन समान का मतलब है कि प्रधानमंत्री का भी मूल वेतन समान होगा और हमारे चपरासी का भी मूल वेतन समान होगा। मूल वेतन का मतलब है जो जीवन का स्तर है। अगर मान लो प्रधानमंत्री को ज्यादा काम करना पड़ता है, चलो उसे हार जाते हो तो जाने आने के लिए, चपरासी को नहीं जाना पड़ता है उसे साइकिल दे दो, ठीक है, तो ये आने जाने के संसाधन हो गए हैं। प्रधानमंत्री भी 2 बच्चे पैदा कर सकता है, चपरासी भी 2 बच्चे पैदा कर सकता है, तो उनको प्रधानमंत्री को जो है 300 कमरों का मकान क्यों चाहिए? उसे भी 3 कमरे को दो, चपरासी को भी 3 कमरे को दो, ताकि मियाँ भी अलग से एंजॉय कर सके, बच्चे अलग से पढ़ सके, आए गए अलग से बैठ सके, या घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको अलग कमरा दिया जा सके। 3 कमरे का सबको दो। कहा तुम अधिकारी को जो 7 और 8 कमरे का देते हो और चपरासी को 1 कमरे में भरते हो। तो मैं तो आर्थिक समानता की बात कर रहा हूँ कि ये मांग रखेगा कौन? किसी को लड़के तो तुम्हारे अपने बच्चों के लिए कमाए, अपने बाप के लिए कमाए, उसी में 12 से 14 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। दिल्ली जैसे क्षेत्र में तो 2 घंटे तो जाने और 2 घंटे आने में जो है वो बस में निकल जाता है। तो ये इनके लिए जो है हमारे जो लोग खाली लोग हैं, शहरों के हो गाँव के हो, शहरों में देख रहा हूँ जो लोग रिटायर हो गए और रिटायर होकर पेंशन पा रहे हैं, वो अपने ही बच्चों को सता रहे हैं और बहुओं को थक रहे हैं। तब दिन भर बैठ के बीड़ी फूकते हैं, ताश खेलते हैं। अरे हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं यही देख रहे हैं, साले सब जो है मंदिर के सामने बैठ के ताश खेलते हैं और सब समा रहे हैं। अच्छा। और मैं जो यहाँ का वो अम्बेडकर संस्थान है, मैं उसमें जो प्रबंधक से कहता हूँ इनकी सभाएं बुलाओ ताकि उनको कुछ ज्ञान दें। तो प्रबंधक के साथ जब मिलते हैं तो वो आपस में अध्यक्ष और सचिव मिलकर जो है पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो तुम्हारी इंटरनल पॉलिटिक्स में पढ़े कि धर्म दर्शन है। तो जबकि अभी हमने फिर एक और सज्जन को जो बुद्ध वचन वो क्या कहते हैं सुबह प्रार्थना करते हैं बुद्ध की, उनको बैठाना है। अब हम आते वहां से तो उनके साथ पॉलिटिक्स शुरू कर दी। हमने उनको तुरंत सावधान किया, हमने उनसे मैनेजमेंट से सीधे कह दो कि भैया जो इंटरनल प्रबंधन के काम है वो तुम देखो, हमारा काम है सिर्फ धर्म प्रवचन का, हम धर्म सिर्फ देंगे, पूजा पाठ करेंगे, बाकी समय मतलब नहीं। तो इतने कामयाब लोग हैं जो संगठन बनाए हुए लोग हैं अपने समाज के। तो कुछ लोग हमारे साथ अगर खड़े होंगे पीछे ताली बजाने के लिए कि हाँ अच्छी बात कही, तब लोग सुनेंगे। हाँ हाँ सही। अगर हमारे साथ अगर एक भी नहीं खड़ा हो, जैसे ये तुम्हारा वो आजकल वो क्या कहते हैं बाबा बागेश्वर वाला वो चूतिया है, जिसको न बोलने की तमीज न कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे साथ जो है ताली बजाने वाले खड़े कर दिए, अब वो बहुत बड़ा संत हो गया। सही सही। और उसका सगा भाई का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अवेलेबल है कि ये किस तरह का आदमी और किस तरह से पर्चियां निकालता है। जी जी। और दूर मत जाइए, हम तो खुद बाबा रामदेव के यहाँ रहे। बाबा रामदेव तो बड़ी झाड़ फूक करते हैं ना कि ये रोग ठीक कर दिया, वो रोग ठीक कर दिया। एक का उन्होंने कहा कैंसर ठीक कर दिया और संयोग से वो बाद में सेवावृत्ति प्रकल्प में आ गया। मैंने उससे पूछा भैया बाबा रामदेव ने आपको मंच पे बुलाया था और ये कह रहे हैं कैंसर ठीक कर दिया, तो क्या ऐसा हुआ? तो उसने कहा देखो यार कहना नहीं, हमारा वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक था वो चल रहा था, हम तो यहाँ मिलने आए थे, माँ बाप इनसे प्रभावित थे कि कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, अब यहाँ नौकरी मिल गई तो नौकरी हमको करनी है। बाकी जो है यहाँ आयुर्वेद से कैंसर को ठीक नहीं होता है।
तो ये हाल है। अच्छा। अब मंच पे बाबा रामदेव किसी को बुला के बोल देंगे, वो कैसे बाबा रामदेव को माइक पकड़ कह देगा कि बाबा रामदेव झूठ बोल रहे हैं। सही नहीं है। तो ये हाल है, ये तो हमारी आंखों देखी बातें हैं भाई। ठीक। और भिक्षु का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके यहाँ भी मैंने देखा, जो लोग आते हैं कहते हैं उनके ऊपर देवी आ गई और फलाने संत भंते ने जो है उसको देवी उतार दी। वो भी ड्रामा मैंने खूब देखा। मैं तो घाट घाट का पानी पीने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया। तो कहने का अर्थ यही है कि अभी तो आप हमारे वीडियो देख के पहले कुछ खुद समझो, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछो, फिर लोगों को दिखाओ, लोगों के फिर प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे। यदि आप हमको बुलाएंगे तो वहाँ आकर भी हम चीजों को बताएंगे। साथ में बुजुर्गों को एकत्र करो। अगर बाबा साहब के भक्त हो तो बाबा साहब तो 8 घंटे की ड्यूटी दे गए, तो ये लोग हमसे 12 घंटे की ड्यूटी क्यों करा रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब का जो मिशन है वो आर्थिक समानता का मिशन है। तो आर्थिक समानता में तो यही है कि मूल वेतन सबका समान हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो। चपरासी और प्रधानमंत्री का मूल वेतन समान, योग्यता भत्ता ज्यादा है उनको अलग से दे दो, इसकी योग्यता कम है किसान ही करता है इसको कम दे दो, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री को विदेश जाना है उसे भैया फ्री हवाई सेवा दे दो, वो खेत से भी जाता है उसको साइकिल दे दो, ठीक है। इतना अंतर तो चलेगा। लेकिन ये कैसे है कि जो है प्रधानमंत्री का बेटा लंदन में पढ़ेगा और यहाँ का बेटा जो है वो सरकारी स्कूल ही बंद करा रहे हो, बंद हो रहे हैं, है ना। तो सरकारी सबके बच्चे या तो सरकारी में पढ़ेंगे या सबके प्राइवेट में पढ़ेंगे, है ना। शिक्षा समान होनी चाहिए। वैकल्पिक शिक्षा जो है सबकी अपनी अलग अलग होगी, अपनी इच्छा से होगी। जो समान शिक्षा तो सबकी समान होगी और समान जो शिक्षा संस्थान होंगे। तो इन सबकी बात हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास और काम नहीं है, जो घर में बैठ के बहुओं को तकते रहते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। उनके खाने पीने की व्यवस्था करो। जहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं वहाँ सुबह शाम खाना पहुँचाओ, धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। कोई कहे कहाँ से आए हो, तो भैया हमारे लड़के का मामला है, हम तो अपने लड़के के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाप का हक है अपने बेटे के लिए संघर्ष करे। बाप जब ये लखपति करोड़पति सारी पूंजी कमा के अपने बाप के लिए दे जाते हैं, तो हमारे बाप जो है अपने बेटे के लिए संघर्ष के लिए सड़क पर नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते। ये जो लाला जो कमाते हैं, हमारे लोगों का खून चूसते हैं, वो किसके लिए? अपनी अगली पीढ़ी के लिए तो करते हैं। बिल्कुल। और हमारे बेटी को जो है घर में बैठ के बहुओं को तकेंगे, ये अपने युवा पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? तो इनको बताने और समझाने की जरूरत है कि भाई कुछ कर जाओ, ताकि हमें आपकी तस्वीर पर जो है फूल माला चढ़ाते हुए गर्व हो कि हमारे बाप हमारे लिए ये कर गए। ठीक है। ब्राह्मणों की जो परंपरा है, क्या कहते हैं वो पित्त विसर्जन वाली, वो इसीलिए बनाई गई थी कि भैया मरने के बाद तुम्हारा पितृ विसर्जन हम हर साल इसीलिए करेंगे जब मेरे लिए कुछ कर जाओगे। और जो लोग नहीं कर गए उनका पितृ विसर्जन कोई नहीं करता। जिनका कर गए उनका जो है लोग करने जाते हैं, आज भी जाते हैं, मानते हैं कि हमारे यही दिन जो है मैं अपने बुजुर्गों को याद करना, जो अब जैसे अपने दलितों में होता ही नहीं है पितृ विसर्जन, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग को छोड़ ही नहीं जाते हैं। जो धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, पंडित हैं, वो पितृ विसर्जन करते हैं, क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग उनके लिए छोड़ गए, उनकी बदौलत वो खा कमा रहे हैं। तो उनका तो उत्तरदायित्व बनता है कि वो पितृ विसर्जन करें, तो वो करते हैं। तुम जो समाज पास धोबी धानुक होकर विरोध करते रहिए, तुम्हारे बाप नहीं किया तो मत करो, उनके बाप तो करके गए तो वो तो पितृ विसर्जन करेंगे, हर साल अपने बुजुर्गों को याद करेंगे। तो सारी बातें ये है, मैंने धर्म भी आपको समझा दिया, राजनीति भी समझा दी, संविधान भी समझा दिया। यही बातें जब आप बुलाएंगे तो हम फिर इन्हीं बातों को इसी भाषा में कहेंगे, क्योंकि कई बार बड़े बुजुर्ग इतनी कठोर भाषा को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए पहले उनके मानस को तैयार कर देना है कि भैया वकील साहब जो है वो खरी खरी कहने वाले हैं।
उनका मानस पहले से तैयार होगा तब वो सुनेंगे, और मानस अगर पहले से तैयार नहीं होगा तो वो तुरंत जो है तम्बाकू निकालेंगे और फेंकना शुरू कर देंगे, और जहाँ तम्बाकू मुंह में गई तो फिर दिमाग में कुछ नहीं जाता। तम्बाकू दारू बनाई इसीलिए गई ताकि ये दलित समाज के लोग अपने बारे में ना सोच पाए। वो पीते हैं अच्छी क्वालिटी के, तुम्हें पिलाते हैं रद्दी क्वालिटी की, उनकी पीने के बाद भी उनका दिमाग चलता है, तुम्हारे पीने के बाद तुम्हारा दिमाग ठहर जाता है ना। तो इस चीज को तुम्हें खिलाते हैं गेहूं और चावल, अब वो खाते हैं बादाम, उनकी बुद्धि बढ़ती है, तुम्हारी काम वासना बढ़ती है। सही। तुम जो भोजन करते हो वो उसका असर नीचे जाता है, काम वासनाएं बढ़ती हैं, शरीर में भारीपन आता है। वो जो भोजन करते हैं बादाम किशमिश मुनक्का छुहारे और फल फ्रूट, उसका असर ऊपर जाता है, उनका ब्रेन की तरफ बढ़ता है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा भाई। जितना फल होगा सबका संतुलित जो है उस पर अधिकार होना चाहिए। सही। तो ये संतुलित आहार तभी होगा जब आपका वेतन समान होगा। उसके पास वेतन ज्यादा मिलता है वो महंगी खरीद लेगा, तुम्हारे पास वेतन कम है तुम खरीद ही नहीं सकते। तो निजी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, मूल वेतन पूरे भारत के परिक्षेत्र में सबका समान होगा। और अगला अभियान है हम पूरे विश्व के लेवल पर कराएंगे कि सबका मूल वेतन समान हो। ये क्या चक्कर है कि साला जो है डॉलर जो है 85 रुपए में चल रहा है, हमारा रुपया जो है कम चल रहा है। हमारा आदमी मेहनत करे उसकी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारा आदमी मेहनत करे तो उसकी वैल्यू है। हाँ वो तो है। ये कौन सी भाई नीति है? सरकारें जो हमारे जिन्हें हम प्रधानमंत्री बना के भेजते हैं, ये साले क्यों नहीं झगड़ा करते हैं कि हमारे आदमी की आप वैल्यू क्यों कम कर रहे हो, हमारे रुपए को कमजोर क्यों कर रखा है? तो इनकी औकात नहीं है। तुम अपनी चीज को लागत मूल्य से ज्यादा पर बेचते हो और हमारी चीज को लागत मूल्य से कम पर खरीदते हो। तो ये बहुत सी बातें यार, ये अर्थशास्त्र की भी बातें हैं जो अभी आपसे की हैं। तो मेरा आपसे यही है कि चीजें जाने, पहले खुद जाने, लोगों को जनाए, फिर बाबा साहब ने यही तो कहा शिक्षित हो। तो जो बातें हम आपसे कर रहे हैं वो शिक्षा की हैं। फिर संगठित हो, वो काम आपको करना है। शिक्षा का काम हम नहीं कर रहे हैं, संगठन का काम आपको करना है, लोगों को संगठित करना है। फिर आगे का काम संघर्ष तो अपने आप ही चलता है। चलिए बढ़ाइए संगठन को आगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय जय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय।